दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों हिंदी की क्लास के तहत आज हम देखेंगे संधियों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी दोनों एग्जाम के लिए। संधियों से एक सवाल मतलब कम से कम 2 सवाल और कभी कभार 3 सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो संधियों में क्या पूछा जाता है, उसको कैसे पहचानना, वो सब हम कंप्लीट आज इसमें देखेंगे। ठीक है, तो 2 वर्णों के आसपास आने से उनमें जो विकार या परिवर्तन सहित मेल उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। अर्थात 2 अक्षरों या 2 शब्दों के मिलने को ही संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपसे एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है वो स्वर संधि से पूछता है, कभी कभार व्यंजन या कभी कभार विसर्ग पूछता है। तो हम स्वर संधियों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, विसर्ग को भी और व्यंजन को भी देखते चलेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, और स्वर संधियों में कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है उनको हम चलिए वीडियो को आगे करके देखते हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ये सारी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूँगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता है GK GS की हमारी टॉप 26 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, उनको जाकर देखें, सब प्लेलिस्ट मिल जाएगी इलाहाबाद हाईकोर्ट वाली, तो वो सब जाकर ज्वाइन करें। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं नई नई चीज़ें रिवाइज वगैरह सब कराते रहता हूँ, तो वो सब भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अब हम स्वर संधि देखेंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब है 2 स्वर वर्णों के मेल से स्वर संधि बनती है। ठीक है, जैसे विद्या प्लस आलय, तो विद्या में आ लास्ट में आ रहा है और आलय में आ मिलकर के बड़ा, तो विद्यालय बन जाएगा, ये इसमें स्वर संधि है। ठीक है, अब स्वर संधि के प्रकार पे हम चलेंगे और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब प्रकार में नंबर 1 है दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि क्या होती है, जैसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ दे देगा इतनी कि मतानुसार में कौन सी संधि है, हिमालय में कौन सी संधि, या लघुर्मी में कौन सी संधि, या नरेंद्र में कौन सी संधि, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपके। ठीक है, कभी कभार क्या करता है वो कि ये इन दोनों को देगा, मत प्लस अनुसार बराबर क्या होगा और 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक, इसी तरह गुरु प्लस उपदेश बराबर क्या होगा और 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, या फिर ये पूछेगा गुरु प्लस उपदेश में कौन सी संधि लगी हुई है। ठीक है, ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अब दीर्घ संधि क्या होता है, देखो जब बड़ा आ बड़ी ई और बड़ू ऊ के साथ बड़ा आ बड़ी ई बड़ी ऊ मिल जाए तो दीर्घ संधि हो। सिंपल सा मतलब ये होता है जब आ मिलकर के आ की मात्रा निकाले लास्ट में, ई मिलकर के ई की निकाले, ऊ मिलकर के ऊ की निकाले। अब चाहे बड़ा आ मिले, चाहे छोटा आ मिले, लास्ट में वही चीज़ जाएगी। तो ये सब मिला करके दीर्घ संधि होती है। मैं आपको थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल वे में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। अब आ मिलेंगे, बड़ा आ बनेगा, तो मत प्लस अनुसार जब मिलेंगे तो मतानुसार हो जाएगा। ऐसे इसी तरह जब छोटा और बड़ा मिलेंगे तो हिम प्लस आलय जब मिलेंगे तो ये बन जाएगा हिमालय। तो ये दोनों क्या हुए, जब आ वाली सब मतलब आ रही है आपको ध्वनि तो ये दीर्घ संधि होगा। अब ई और ई जब मिले तो ये हो जाएगा रवि प्लस इंद्र, तो ये रविंद्र हो जाएगा। और ई और ई जब मिला तो ये हरि प्लस ईश, तो यह हरीश हो जाएगा। ठीक है, उ प्लस उ जब मिले तो ऊ हो गया, जैसे गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। ऊ प्लस ऊ जब मिला तो लघु प्लस उर्मी, तो लघुर्मी हो जाएगा। तो आप अब इन एग्जाम्पल को पकड़ें, मतानुसार, हिमालय, रविंद्र, हरीश, गुरुपदेश, लघुर्मी, इस टाइप का जब कुछ भी होगा तो आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। बस इतना ही है। अब इसी टाइप के चाहे आप जितने एग्जाम्पल देखते जाएं उन सब में आपको दीर्घ संधि लगानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है गुण संधि। अब गुण में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा मात्रा बदलती है। जैसे इसमें आ और ई मिल जाएंगे और ये ए बनाएंगे, आ और बड़ी ई मिलेंगे, ये भी ए बनाएंगे। इसमें बड़ी ई से मतलब नहीं। अब इसी तरह जैसे आ और ऊ, और चाहे आ और बड़ा ऊ मिले, ये बनाएंगे ओ की मात्रा। ठीक है, ओ की मात्रा। इसी तरह आ और ऋड मिलके अर्र बनाएंगे, और आ और ऋड मिलके ये भी अर्र बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आ और ई मिलके ए कब बनाते हैं। नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। गण प्लस ई मतलब गणेश। जहाँ पे ए की मात्रा का भाव आए, ठीक है, वो आपका हो जाएगा गुण संधि। अब इसमें जहाँ पे ओ की मात्रा का भाव आए, कहाँ पे, यहाँ पे, जैसे सूर्य प्लस उदय मतलब सूर्योदय। ठीक है, जल प्लस उर्मी बराबर, यहाँ पे जलोर्मी होगा, उसमें क्या था, लघुर्मी था। ठीक है, तो ये जलोर्मी, जहाँ पे ओ का भाव आ रहा है ये भी गुण संधि। अब इसी पर देव प्लस ऋषि मतलब देवर्षि, अर्र का भाव आ रहा है। महा प्लस ऋषि मतलब महर्षि, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अर्र का भाव आ रहा है। तो ये अर्र, ए और ओ का भाव जब लास्ट में आए तो ये मिलकर के हो जाती गुण संधि। अब आप इन तीनों पे चाहे जिसका भी एग्जाम्पल रख जाएं, सारी की सारी गुण संधि होंगी। ठीक है, ये गुण संधि हो गई। अब हम देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, अब इसमें आ और ए मिलकर के आए की मात्रा बनाते हैं, फिर आ और ए मिलकर के ये भी ए बनाएंगे, आ और ओ मिलकर के ओ बनाएंगे, आ और ओ मिल के ओ बनाएंगे। अब इसमें क्या है, जहाँ पे ए आए कहने में और ओ आए, ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर सिर्फ ए और ओ आ रहा था। अब इसमें ए आएगा, ठीक है, और ओ आएगा, ये चीज़ रखनी। जैसे एक और एक, एकाएक। मत प्लस ऐक मतलब मताएक। जल प्लस घोष मतलब जलौघ। वन प्लस औषधि वनौषधि। तो जहाँ जहाँ इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि अ आ रहा है,
और ए आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि और गुण में आपको कंफ्यूज क्या नहीं होना है, मैं आपको दिखाता हूँ। गुण में जो है वो ए आता है सिंपल वाला, जहाँ पे डबल ए आ जाए, ठीक है, ये वाला, जहाँ पे ए में एक मात्रा है तो वो होगा गुण, जहाँ पे ए में दो मात्रा है वो होगा वृद्धि। ठीक है, इसी तरह जहाँ ओ आए तो वो होगा गुण, और जहाँ पे अ आए वो होगा आपका वृद्धि संधि। बस इतनी ही इसमें अंतर होता है। अब हम यण संधि देखेंगे। यण संधि ईजी होती है, इसमें आ और ई मिलकर के या बनता है, आधा या। ठीक है, आधा या, हलंत लगा मतलब आधा या। आ और आ मिलकर के ये भी या बनेगा, और ऊ और आ मिलकर के आधा वा बनेगा, ऊ और आ मिलकर के भी आधा वा बनेगा। तो जहाँ पे आधा या और आधा वा बने वहाँ पे होगा आपका यण संधि। जैसे यदि प्लस अप मिलकर यद्यपि बनता है तो ये हो जाएगा आपकी यण संधि। ठीक है, और इसी तरह इति प्लस आदि मिलकर के आपका बनेगा इत्यादि। मधु प्लस अरि मिलकर मध्वरि। सु प्लस आगत मतलब स्वागत, ये बार बार पूछी जाती है स्वागत में कौन सी संधि, तो याद रखना अड़ संधि है। ठीक है, तो आ आधा या और आधा वा बने तो ये सब जो संधियाँ होती हैं इनको आप अगर रट लेंगे, इनका एग्जाम्पल भी, तो ये सब आपको वहाँ पे नहीं समझना पड़ेगा, मतलब ये वाला। ठीक है, वहाँ पे आप ऐसे इसको लगा लेंगे। यद्यपि इत्यादि मध्वारि स्वागति सत्कार, ये सब जो होती हैं ये सब मतलब आपकी यण संधि में आती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अयादि संधि। इसमें कुछ नहीं होता, आ और ए मिलकर आय बनाते हैं, और ए और आ मिलकर के आय बनाते हैं, ओ और आ मिलकर के औ बनाते हैं, औ और आ मिलकर के आओ बनाते हैं। अब सिंपल एग्जांपल आप समझो, जैसे ने प्लस अयन मतलब नयन। ठीक है, तो अयन इसमें लास्ट में आ रहा है। गय प्लस अक मतलब गायक, मतलब आयक आ रहा है, आयक। ठीक है, पो प्लस अन मतलब पवन, तो पवन, अव आ रहा है, पवन। ठीक है, तो ये पवन आ रहा है। फिर है नव इक मतलब नाविक, तो ये इसमें क्या हो जाएगा अयादि संधि। तो ये सब आपकी नयन, गायक, पावक, नाविक मतलब अय, आओ, आओ, आय, ये सब भाव आ रहा है तो अयादि संधि हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी इतनी हो गई आपकी स्वर संधि। 4 प्रकार की स्वर संधि, अयादि, यण, वृद्धि और गुण संधि, और फिर दीर्घ संधि भी है। टोटल हमने 5 संधियाँ देख ली जो आपकी स्वर संधि होती। अब हम व्यंजन और विसर्ग को भी देख लेंगे। इसमें ज़्यादा है नहीं, मतलब इसमें आपको सिर्फ एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लेना है, वहीं से सवाल बनता है, उससे बाहर सवाल नहीं बनते हैं। और आप एग्जाम्पल वगैरह को रट लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। जैसे जिसमें स्वर का भाव आ रहा था उसमें आपकी स्वर संधि थी। अब इसमें व्यंजन संधि में क्या होता है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन उन जो मैंने आपको 5 बताई उनको बहुत विस्तार में इसीलिए बता दिया। आपके एग्जाम में 90% से ऊपर क्वेश्चन जो आते हैं वो वही वाले आते हैं जो 5 हैं, आदि, यण, गुण, दीर्घ, ये सब जो संधियाँ हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। व्यंजन और विसर्ग से बहुत कम बनते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। व्यंजन का व्यंजन तथा व्यंजन का स्वर के साथ जब मेल हो जाता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि के। जैसे जगत प्लस ईस जगदीश, उत प्लस लास मतलब उल्लास। ठीक है, व्यंजन संधि मुख्यतः मुख्य नियम इस प्रकार से हैं। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल को बस समझो, यदि वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद उसी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण आए तो कोई स्वर आए तो मिलकर उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ये मतलब इतना आपको नहीं समझना है। आप हिंदी का कोई मतलब आप कोई टीजीटी पीजीटी हिंदी वाला एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उसमें ये सब पूछता है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल पहचाना है। जैसे दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर बन जाता है, वाक प्लस ईस बराबर वागीस बनता है, अन प्लस अंत मतलब अजंत बनता है, अनंत कहेंगे इसको, ये गलत लिख गया है। सट प्लस आनंद मतलब सडानंद, और सत प्लस आनंद मतलब सदानंद। आपको पढ़ने में ये चीज़ें आ रही हैं कि आधा आधा इधर मिलकर के मिलकर के वो पूरा पूरा एक दूसरा वर्ड, नया वर्ड बन जा रहा है। ठीक है, जैसे दिक अंबर तो दिकंबर नहीं लिखोगे आप, दिगंबर ही लिखोगे। वाक प्लस ईस मतलब वागीश, तो गा बन रहा है, का और ई मिलकर के आ मिलकर के गा बन रहा है। ठीक है, तो ये सब जो नया वर्ड है पढ़ने में ही लग रहा है, ये सब आपके आते हैं व्यंजन संधि। अब व्यंजनों में कोई प्रकार नहीं होता, ओवरऑल सिर्फ व्यंजन पूछेगा तो व्यंजन आप पहचान लेंगे। ठीक है, जैसे स्वर में बहुत सारे प्रकार थे, इसमें प्रकार होता नहीं और पूछता भी नहीं। ठीक है, अब अगला जैसे वाक प्लस मय मतलब वांग्मय, अच प्लस नाश मतलब अचनाश, सट प्लस मास मतलब सडमास, और अप प्लस मय मतलब अम्मय। तो ये सारी कौन सी संधि, व्यंजन संधि। इसमें मैं आपको जितने एग्जाम्पल करा रहा हूँ ना, ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे, इनको ही अगर आप रट लेंगे तो आप आराम से व्यंजन संधि आएगी तो उसको पहचान लेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जगत प्लस ईद जगदीश हमने भी ऊपर देखा था, सत्भावना मतलब सद्भावना, तत्रूप मतलब तद्रूप, भगवत प्लस भक्ति मतलब भगवत भक्ति। तो ये सारे आप एग्जाम्पल को रट लें, व्यंजन संधि में आते हैं। इसी तरह सत प्लस चरित्र मतलब सच्चरित्र, उत प्लस चारण मतलब उच्चारण, उत प्लस लास मतलब उल्लास, तत् प्लस लीन मतलब तल्लीन। ठीक है, तो ये तच्चरित, उच्चारण, उल्लास, तल्लीन, ये सब आपके व्यंजन संधि में आते हैं। अगला है सम प्लस कल्प मतलब संकल्प, सम प्लस गति मतलब संगति, सम प्लस चय मतलब संचय, सम प्लस तोष मतलब संतोष। तो संतोष हुआ, संगति हुआ, संकल्प हुआ, संचय हुआ, ये सब आपके व्यंजन संधि में आएंगे। तो अगला है यम प्लस सम प्लस यम मतलब संयम, सम प्लस हार मतलब संहार,
संग प्लस सय मतलब संशय, सम प्लस सार मतलब संसार। ये तो हो गया संयम, संहार, संशय, संसार, ये आपके व्यंजन संधि हैं। संगति, ये जितने मतलब मैंने आपको व्यंजन संधि में जितने एग्जाम्पल कराए ना, आप सिर्फ इतने एग्जाम्पल रट लेंगे तो वहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं एग्जाम्पल से आएगा या इन्हीं से मिलता जुलता आएगा, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। मैं ज़्यादा इसके डीप मतलब व्याकरण में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं, ना ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इतने आपके हो गए व्यंजन संधि। अभी हम कुछ और बचे हैं, उनको भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है निर प्लस रव मतलब नीरवरय, नीरव निर, नहीं ये थोड़ा सा गलत हो गया। निर प्लस रव मतलब नीरव, ये एक में मिल गया। निर प्लस रस मतलब नीरस, निर प्लस रोग मतलब निरोग, ठीक है। तो ये नीरव, नीरस, निरोग, इन सब में कौन सी संधियाँ, इन सब में व्यंजन संधियाँ है, ठीक है। इसी तरह आप देख पा रहे हैं इन सब में ये अगर पूछ ले तो इसको भी आपको रट लेना है। ही, वही, यही, वहीं, उसी, अभी, कभी, ये सब भी आपकी व्यंजन संधियाँ होती हैं। तो जितने मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाए ये वाले अगर पूछ लेगा तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना, इसमें व्यंजन संधियाँ होती है, ठीक है। जितने एग्जाम्पल दिखाए सिर्फ आपको उतना कर लेना, वहाँ से आपका बन जाएगा। अब विसर्ग संधि, विसर्ग आपको पता है विसर्ग का एक तो चिन्ह होता है, उसी से इसकी पहचान हो जाती है। विसर्ग संधि में ये लास्ट में लगेगा। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग तथा व्यंजन या स्वर के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के कुछ नियम इस प्रकार हैं, जैसे विसर्ग के पहले और बाद में दोनों में आ होने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मम प्लस अनुकूल तो मनोकूल, तो मनोनुकूल। अब आप इसमें पहचान तो आसानी से लेंगे कि इसमें लास्ट में ये लगा हुआ, लेकिन आपसे एग्जामिनर जब क्वेश्चन टफ बनाएगा तो क्या पूछेगा, वो पूछेगा इधर वाला देगा ही नहीं, वो आपको सिर्फ इतने पूछेगा कि मनोकूल में कौन सी संधि। लेकिन आपको पता है विसर्ग और व्यंजन में कोई प्रकार नहीं होता, जिसको बताने में आसानी होगी, ठीक है। तो मनोकूल में कौन सी संधि होती है, मनोकूल में आपकी विसर्ग संधि होती है, क्योंकि ये मनः प्लस अनुकूल से बनता है। इसी तरह अधः प्लस गति से अधोगति, मनः प्लस रथ से मनोरथ, मनः प्लस बल से मनोबल, वय प्लस व्र से वयोव्र, मनः प्लस हर से मनोहर। तो आप अगर इसका एग्जाम्पल भी रट लेंगे तो वहाँ पे आसानी से इसको पहचान जाएंगे, ठीक है। हालांकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछेगा स्वर संधि वाले, इनसे कम पूछता है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा, ठीक है। तो आप सिर्फ एग्जाम्पल याद रखें कि मनोकूल, अधोगति, मनोरथ, मनोबल, वयोग, मनोहर, यानी सब में अव की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये अव की मात्रा वो वाली नहीं है, क्योंकि आपके जो वृद्धि संधि थी उसमें भी यही लग रहा था, ठीक है, और अयादि में भी यही सब लग रहा था। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि इसमें लास्ट में मनः अह वाली उससे लिख करके निकला हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे निह प्लस आकार निराकार, दोह प्लस गुण दुर्गुण, दोह प्लस बल मतलब दुर्बल, दोह प्लस उपयोग दुरुपयोग, निह प्लस जन निर्जन, निह प्लस नय निर्णय। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद कर लेने, दुरुपयोग, निर्णय, निर्जन, दुर्बल, दुर्गुण, निराकार, ये भी आपके विसर्ग संधि वाले होते हैं। फिर अगला है निह प्लस चय मतलब निश्चय, धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार, निह प्लस छल निश्चल, निह प्लस फल स्फल निष्फल, निह प्लस तेज निस्तेज। तो ये एग्जाम्पल भी याद कर लेने। फिर विसर्ग का जब लोप होता है, अतः प्लस एव अतः एव, निरह प्लस रोग निरोग, ये सब आपके विसर्ग संधि वाले। विसर्ग में जब कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे अंतः प्लस करण अंतःकरण, निह प्लस संतान निसंतान, निह प्लस संदेह निजंदेह। तो इन सब में तो बीच में ही आपको पता विसर्ग का लोप नहीं होता, लाभ बीच में लगता, तो विसर्ग संधि आसानी से पहचान में आ जाती है। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट ये संधियाँ देख ली है। आपके एग्जाम में संधियों से इन्हीं सब में क्वेश्चन आएगा, इसी एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन आ जाएगा, इससे बाहर नहीं आते हैं, इसलिए एक के बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेंगे। बाकी आप ये स्वर वाली बहुत विशेष रूप से पढ़िएगा, एक एक मतलब इनको थोड़ा समझ भी लीजिएगा, जहाँ से डीप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी के। बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसमें पूरी कंप्लीट जानकारी सबके PDF वगैरह मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।